गुड आफ्टरनून आप सभी का स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, पेपर सेकेंड का, जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न की बात हो रही है, उनके अनुसार पूछ रहा वर्ण के कितने भेद हैं। तो उसके अनुसार वर्ण के 4 भेद होते हैं। तो पहले अभ्यंतर प्रयत्न को जान लेते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। बोलते समय जो हमारे मुख के अंदर से जो हवा निकलती है उसको कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 भेद। कौन कौन होते हैं तो आप लोग इसका भेद लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्पृष्ट पहला भेद हो गया स्पृष्ट, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। दूसरा भेद हो गया ईषत् स्पृष्ट, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि 4 भेदों में से इनमें से कौन से भेद का सही है। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए तीसरा भेद के बारे में जानते हैं। स्पृष्ट हो गया, ईषत् स्पृष्ट हो गया, और तीसरा लिख लेते हैं ईश द्विवृत्त। पहला हो गया स्पृष्ट, दूसरा हो गया ईषत् स्पृष्ट, और तीसरा हो गया ईश द्विवृत्त, और चौथा हो गया विवृत्त। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पर नहीं पर जोर दिया गया है। आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न होते हैं इसमें कि नहीं के बारे में पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या फिर मगही। तो इसमें से 3 जो है पश्चिमी हिंदी की है और एक कोई जो है नहीं है। तो अब नहीं पर ढूंढना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगही। तो आप लोगों को पता होगा मगही जो है बिहारी समूह में आता है। ये मगही क्या होता है बिहारी समूह में, बिहारी समूह की बोली है ये मगही। और ये तीनों जो है क्या हो जाएगा पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। और ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और एक जो खड़ी बोली है खड़ी बोली, ये 4 जो हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का। और बिहारी समूह में हो जाएगा मगही, हो जाएगा बिहारी समूह में हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। इसका सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है। यहाँ पर 84 सिद्धों की बात हो रही है कि किसकी रचनाएं आती है, क्या लिखा गया, कि प्राकृतिक में लिखा गया है, कि पैशाची अपभ्रंश में लिखा गया है, या फिर पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखा गया है, या फिर तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में इसका लिखा गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर के निर्गुण पथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। यहाँ कबीर जी की बात हो रही है कि वे निर्गुण पंथ के थे और भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, राहुल सांकृत्यायन का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर गोविंद त्रिगुणायत का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन यूजीसी नेट का पूछा हुआ है 2018 में, और यूजीसी नेट जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। आप इसका देख लीजिएगा क्वेश्चन निकाल कर, वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, यह विचार किसका है। जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर राम कुमार वर्मा का। तो ये
किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। उनका मानना था कि कृष्ण भक्ति की जो आलोचना हुआ है, उन्होंने आलोचना के संबंध में यह मत दिया था। ठीक है जी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद चौहान की बात हो रही है यहाँ पर कि किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा या फिर ज्ञान मार्गी शाखा से है। किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वसुखी शाखा। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वसुखी शाखा का संबंध है प्राणचंद चौहान जी से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भंवर गीत किसकी रचना है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है यूजीसी नेट में कि भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, चतुर्भुज दास की या फिर कृष्णदास की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि नंददास जी की रचना है। ये भंवर गीत जो है नंददास जी की रचना है। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव में क्या हुआ था कि चरमोत्कर्ष का युग है या फिर विस्तार का युग है या फिर उत्थान का युग है या फिर चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। इसके बाद ही जो है मुगल शासन का वैभव समाप्त हो गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा था? ये पोयम दिया गया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। और ये पोयम के अनुसार, ये कविता के अनुसार, ये कविता इसमें दिया हुआ है कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुब्ध जुरिबे में नेकू जे न मुड़के नीत देनवाड़े हैं महिके महिपालन को हिये के विरुद्ध हैं स्नेही सांचे उड़के ठाकुर कहत हम बैरी बैवकुफन के जालिम दमाद हैं अदनिया ससुर के चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। इसका ऑप्शन हो गया अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर या फिर जगत सिंह या फिर राजा पारीछत या फिर महाराज उदित नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा परीछत। यह जो है रीतिकालीन कवि जो है ठाकुर का प्रसिद्ध प्रसंग है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? यहाँ पर नहीं पर पूछा गया कि नहीं है। प्रेम संपत्ति कला, श्यामला लता, श्यामा सरोजिनी या फिर प्रेम प्रलाप? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्यामा सरोजिनी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना दीन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिसको कहा जाता है उपनाम में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीधर पाठक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि किसने लिखा है, यहाँ पूछ रहा है कि किसके जीवन पर आधारित है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि शरद चंद्र के जीवन पर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र या फिर विभूति भूषण बंदोपाध्याय।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा शरद चंद्र। और आवारा मसीहा जो है किसने लिखा है, ये भी क्वेश्चन आता है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। और ये जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है ये आवारा मसीहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरद चंद्र। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? पहला है उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, या फिर मजदूरी और प्रेम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा युद्ध और नारी से लिया गया प्रसंग है ये। ठीक है, इसमें युद्ध और समाज पर उसके जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है इस प्रसंग में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। अब ये किस में है? तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में, या फिर नीलम देश की राजकन्या, या फिर बाहुबली, या फिर दृष्टि दोष। ये सभी क्वेश्चन यूजीसी नीट के हैं, 2018 के हैं ये सभी क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग इसको लिखते जा रहे होंगे। इसका सही जवाब इसका हो जाएगा दृष्टि दोष को। इसमें जो है वैवाहिक जीवन की जो दूरी है और मानसिक असंतोष जो है उसको दिखाया गया है दृष्टि दोष में। मानसिक असंतोष कि जब मानसिक असंतोष आदमी को समय नहीं मिलता है तो वो उसकी पत्नी जो कैसे मानसिक असंतोष में रहती है उसको दिखाया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? यहाँ पर नकल और अपव्यय की कथा है ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, या फिर आदर्श दंपत्ति, या फिर प्रणयनी परिणय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु जो है किसने लिखा है? तो आप लोग को सभी को पता होगा लाला श्रीनिवास दास ने। ये बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि परीक्षा निवास दास लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। इसका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें जो अंग्रेजी सभ्यता की अंधी नकल पर व्यंग किया गया है और ये बहुत बार पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? यहाँ पर पूछा गया है कि प्रणदत्त जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, या फिर अजातशत्रु। यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का पात्र है प्रणदत्त। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ पर 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ की बात हो रही है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर नेमी चंद्र जैन, या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? यहाँ पर भरत जी की बात हो रही है। रस सूत्र के व्याख्याता हैं शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो अनुमितिवाद, या फिर भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, या फिर आरोपवाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुमितिवाद। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ पर नहीं के बारे में बात हो रही है कि नहीं है, यानी 3 जो है और एक कोई नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, ये है। दूसरा हो जाएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, या फिर नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, या फिर कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। यह पुस्तक रिचर्ड के द्वारा लिखी गई नहीं है और बाकी सभी जो है लिखी गई है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोय करेई परम महासुख एहू एखो कने दुरी अशेष हरेई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? तो महासुख का संबंध है, महासुख का तत्सम रूप है। महासुख जो है व्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है, या फिर प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, या फिर महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। ऑप्शन ए और डी सही है, या फिर ऑप्शन बी और डी सही है, या फिर ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, या फिर ऑप्शन ए बी और डी सही है। इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और क्या सही है आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही है। ए भी सही है। महासुख जो है महासुख का तत्सम रूप है, ये भी सही है। दूसरा महासुख जो है व्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। और तीसरा जो है प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इन पंक्तियों का तुलसी का अभिप्राय क्या है? यहाँ पे पूछा गया, पंक्ति दिया गया है, इन पंक्तियों का पूछा गया अभिप्राय क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, या फिर जनता जो है हठयोग को पसंद करती थी, या फिर योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति जो है भावना दब गई थी, या फिर जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। ए बी और डी सही है, या फिर बी सी और डी सही है, या फिर ए और डी सही है, या फिर ए और सी सही है। तो इसका आप लोग उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और सी। इसका नाथ पंथ का जो हठयोग है मार्ग हृदय पक्ष का शून्य है, और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ना नगरी काया विधि कीन्हा लेई खोजा पावा तेई चिन्हा पै सुठी अगम पंथ बड़ बांका तस मार्ग जसुई क नाका बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जाय पहुँचा। शुक्ल जी की ये पंक्ति है और पूछ रहा है कि शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? 4 धर्मशालाएं के बारे में बात हो रही है, या फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग का अंग है ये, या फिर शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान है, या फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ है। अब इसका सही बताइएगा। ए और डी सही है, या फिर बी और सी सही है, या फिर बी और डी सही है, या फिर सी और डी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। बी और सी सही है। इसका हो जाएगा कि प्रत्याहार और धारणा जो है ध्यान और समाधि नामक योग का एक अंग है, और शरीयत तरीकत और मारिफत और हकीकत जो है नामक 4 क्या है? सोपान है। ये दोनों इसका सही हो जाएगा। चलिए अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाके कुटुम्ब सब ढोंवत फिरही अजहूँ बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करही दंडवती 3 तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था, विनय की, या फिर गर्वोक्ति की। ए और डी सही है, या फिर ए बी और सी सही है, बी सी और डी सही है, या फिर बी और डी सही है। तो आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में किसका किसका मिलता है? तो लोक व्यवहार का मिलता है, वर्ण व्यवस्था का मिलता है, विनय भाव का मिलता है। ये सब देख लीजिए, ये सब किस में है?
ये सब किस में है? ये सब है ए में है, बी में है और सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन पहले पहुँचे आप तक और आप लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहंत जेत अतु लहा, ताको सहे सठ संकट कोटि काढ़त दंत करंत हाहा, जान पानी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है, जान की जीवनु जान ना जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी की 4 पंक्ति दी हुई है। कहना चाहते हैं क्या? कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, या फिर वे स्वयं महागवार हैं, या फिर संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, या फिर जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। ऑप्शन सी और डी सही है, या फिर ए और बी सही है, या फिर ए और सी सही है, या फिर ए, सी और डी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा संसार को झूठा कहने वाले जो है मूर्ख हैं, वो क्या हैं? वो गंवार हैं, और जो जानकी के जीवन से जो है अनभिज्ञ लोग हैं वो भी गंवार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी और डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये यूजीसी नेट का पूछा हुआ प्रश्न है और इसकी सीरीज आगे ऐसे ही चलती रहेगी। आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। और अब अगली वीडियो में 25 से लेकर 50 तक प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, फिर 50 से लेकर 75 और फिर चौथे वीडियो में 100 प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा। और ये 2026 अभी यूजीसी नेट में आने वाले हैं, इसको आप लोग प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट क्वेश्चन को रिपीट करता है। थैंक यू।